नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और अभी देखिए, आज एक्सपेक्टेड था कि हाई कोर्ट जो है वो स्क्रीनिंग फ़ेज़ की आंसर की रिलीज़ कर दे, क्योंकि जब पूछा था उनको तो उन्होंने आज के लिए ही बोला था, पर हो सकता है कल वो रिलीज़ कर दें। तो उसके बाद जो आपका स्कोर बनेगा वो ऑलमोस्ट तय ही है। उसमें 1-2 नंबर का आप वेरिएशन रख के चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप हो रहे हैं क्वालिफाई या नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों का जो है वो एग्ज़ाम अच्छा गया है, उनको उम्मीद है कि वो क्वालिफ़ाई हो रहे हैं। तो उनके लिए ये जो मेंस का सिलेबस है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। काफ़ी लोग जो है वो 75 और 72 से 70-80 के बीच में होवर कर रहे हैं। उनको कन्फ्यूजन है कि उनका होगा नहीं होगा। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप स्क्रीनिंग फ़ेज़ को तो क्वालिफ़ाई कर जाएं, पर जो असली फ़ेज़ है जहाँ के आपके नंबर बनते हैं वहाँ पर आप अटक जाएं, तो आपके लिए तब प्रॉब्लम होगी। इसलिए टाइमली जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। काफ़ी लोग आपको ये बोलेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं या कुछ जो भी हुए, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि इसमें तो देखो जी, इसमें कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, आपको सिर्फ लिखना होता है, यूपीएससी के आंसर यहाँ पर नहीं चलते हैं। मैं आपको एक बात सच बताता हूँ कि कंटेंट की वैल्यू जहाँ मर्जी चले जाओ होती है। बस आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ मैटर अलॉट। बहुत मैटर करता है किस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो स्क्रीनिंग फेज़ में टॉप करते हैं उसके बावजूद भी वो मेंस में नहीं अच्छा कर पाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आज के टाइम में डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि ये स्किल होना इतना कंपलसरी हो चुका है, समझ लीजिए कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अब ये इंट्रोड्यूस होती जा रही है। तो इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है अगले 1-2 साल के बाद जो है वो आपको इसके बगैर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना हो। सिर्फ हिमाचल में अगर आप देखें मोटा मोटा तो सिर्फ टीचर की वैकेंसियाँ बची है। जो ये लेक्चर टीजीटी वगैरह हुए हैं या जेबीटी वगैरह जो सिंगल फेज़ एग्ज़ाम है जहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड पे आपको नौकरी मिलती है, बाकी हर जगह पे अब लगभग इंट्रोड्यूस हो चुका है ये डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट। इसकी वजह भी आप जानते हैं कि देखिए अभी एआई को जो है लोगों ने इतना मतलब हैवी एआई के ऊपर इतना हैविली डिपेंडेंट हो चुके हैं ना कि वो अपना दिमाग खुद यूज़ करते ही नहीं है। अगर एआई को ज़िंदगी से निकाल दो तो एक वो हो सकता है कि एक छोटे से लेटर की ड्राफ्टिंग भी ना कर पाए। तो ये सब ना चीज़ें जो है वो एक कर्स की तरह होती जा रही है लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को आपने भी समझना है और अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखना है। सिर्फ एक हेल्प की तरह यूज़ करो इन सब चीज़ों को। सबसे पहले जब सिलेबस की बात करते हैं तो हाई कोर्ट ने सिलेबस में कुछ अमेंडमेंट किया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ करता है हाई कोर्ट 21 जनवरी 2026 को, जिसमें इन्होंने सिलेबस को बदल दिया है। सिलेबस तो नहीं बदला है पर उसकी मार्किंग जो है, यानी कि पहले 80 नंबर का जो पेपर होता था आपका डिस्क्रिप्टिव, अब इसे इन्होंने 100 नंबर का कर दिया है। तो देखते हैं आइए क्या आप इसमें चेंजेस आए हैं, इससे आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और आप ना जिनका 70 से ऊपर नंबर है उनको जो है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको कि टाइम वेस्ट मत करो। पिछली बार भी लोगों को मतलब कि धुआं निकल गया है लोगों का 36 नंबर लाने में। 36 नंबर नहीं आए अच्छे अच्छे लोगों के, जिन्होंने स्क्रीनिंग में 95 नंबर स्कोर कर रखे थे। तो बात को समझो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ये कहीं नहीं जाएगी। आगे देखेंगे आपके हाई कोर्ट क्लर्क डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एग्ज़ाम आएगा, HSR आएगा, अलाइड होगा, नायब तहसीलदार होगा। ये सब पेपर आपके विदाउट राइटिंग स्किल के निकल ही नहीं सकते हैं। तो बात को समझे। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें जो सिलेबस है आपका, वो आपका जो इसमें इस बार जो चेंज किया है इन्होंने वो ये है। ये देखिए इस बार क्या है कि पहले ऐसे होता था आपको इंग्लिश का, वो 15 नंबर का आता है, ये होगा 20 नंबर का। ऐसे का हिंदी का वो भी 20 नंबर का, यानी कि ट्रांसलेशन और ऐसे जो थे वो 15-15 के होते थे। अब इनको 20-20 का कर दिया है और 20 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। मैं आपको एक 2025 का जो क्लर्क कम प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम हुआ था हैंडीकैप्ड का, वो क्वेश्चन पेपर भी बाकायदा दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस तरह का पेपर आता है एक्चुअल में। तो ये इनका इस तरह पे इस पैटर्न पे ये आपसे एग्ज़ाम लेंगे डिस्क्रिप्टिव। और फिर देखिए, कैंडिडेट क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट एज मेंशन्ड इन नोट 2 अबव शैल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। तो
तो कैंडिडेट को 45% नंबर लाना मेन में ज़रूरी है। आपने देखा है कि 2024 की बात कर लो या आप 2022 को देख लो, जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें कट ऑफ 46 थी, पर इस बार जो है इन्होंने थ्रेशोल्ड ही आपको 45 नंबर की लगाई है, यानी कि 100 में से 45 नंबर आना आपका कंपलसरी। अगर उससे नीचे आते हैं आप भले ही टॉप होंगे, कोई भी वैकेंसी नहीं भरी जाएगी, आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। तो 45 के ऊपर नंबर लाना जो है कंपलसरी है। तो आप सोच लो 45 नंबर अगर मार्किंग स्ट्रिक्ट करे तो काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है ये चीज़। टाइपिंग टेस्ट में बहुत क्लियरिटी से इन्होंने इस बार मेंशन किया है कि टाइपिंग टेस्ट क्या होगा कि 30 वर्ड पर मिनट हमें चाहिए, और क्या होगा कि आपको ये कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो हम सेपरेट डे भी लेंगे या उसी दिन करवा लेंगे। 10% मिस्टेक्स जो है वो आपको अलाउड होंगी। 10% का मतलब हो गया कि 30 गलतियाँ आपको माफ़ होगी, यानी कि 270 वर्ड आपके नेट टाइप होने चाहिए ठीक। इसके बाद मतलब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि आपके लिए बैक स्पेस अलाउ रहेगा, आप पूरा यूज़ उसका कर सकते हैं। तो यह आपका सिलेबस होगा। और जो फोर्थ नोट है इस पर गौर करो कि फ़ाइनल मेरिट जो होगी वो आपकी बनेगी टोटल जो आपने मेन में नंबर लिए होंगे। टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है इसका, ना ही आपका जो आप स्क्रीनिंग में नंबर लाएंगे उससे लेना देना है। तो बहुत क्रूशियल स्टेज है ये। और एक बात ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ रेगुलर नौकरी हाई कोर्ट दे रहा है, बाकी कोई भी नहीं है जो आपको रेगुलर नौकरी देगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, कहीं सेटल होने की कोशिश करें, खुद को एडजस्ट करें, फिर उसके बाद आप अपने जो भी ड्रीम वगैरह हैं उनको चेज़ करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर पहले कहीं ना कहीं अपने लिए एक थोड़ा सा सिक्योरिटी लेना, एक सिक्योरिटी कवर लेना ना फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, और लाइटली मत लो इन चीज़ों को। आगे ना आपको मैं सच बता देता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में हाई कोर्ट में वैकेंसियाँ जो है यंग जनरेशन मतलब यंग पीपल इंडक्ट हो रहे हैं, तो वैकेंसियाँ बहुत तेज़ी से फिल हो रही है। अब ये जो बच्चे भरे जा रहे हैं ये रिटायर होंगे जा कर के कोई 2064 में, 2060 में, 2058-54 में। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ आपको मौका मिलेगा। फिर हो सकता है कि नेक्स्ट अब 4-5 साल तक कोई पोस्ट ही ना आए। तो इस बात को समझ लेना और लाइटली मत लेना इस चीज़ को। इस बार पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का डाला है स्क्रीनिंग में, तो उम्मीद करो आपकी आगे जो अभी रजिस्ट्रार हैं हमारे जीएडी है ऊपर, आगे हो सकता है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, क्योंकि बच्चे कम होते हैं, जब बच्चे कम होते हैं तो पेपर की क्वालिटी और पेपर चेकिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस बात को समझ लेना आप। और क्योंकि अभी एक चीज़ ना ध्यान में रखो कि कई लोगों को इस चीज़ को लेकर के भी कन्फ्यूजन है कि 1:5 के रेशो में होगी या 1:6 के रेशो में होगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि 1:6 के रेशो में ही आपकी क्वालिफाई करेंगे स्क्रीनिंग में। 1:5 का रेशो चलता है आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, जहाँ पर वैकेंसियाँ ज़्यादा होती है तो वो ऑब्वियसली बच्चे भी ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, ये चीज़ रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। ये एग्ज़ाम जो है वो आपका 2025 में हुआ था। जैसे मैंने बताया था कि 2 पोस्टें थी उस टाइम पे। तो यहाँ पर जो है ये देख पा रहे हैं आप 80 मार्क्स का था ये उस टाइम पे, जबकि अब होगा आपका 100 मार्क्स का। यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पे जो 300 वर्ड का ऐसे पूछा है, आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से आपने एक पिक करना था। RTI पूछा हुआ है एक, और टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सेकंड है द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इन आवर लाइफ्स, एंड बैलेट पेपर द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द सिटीजन। और वही हिंदी की बात करें तो आपको ई गवर्नेंस का महत्व, इंटरनेट लाभ और हानि, योग स्वास्थ्य जीवन में महत्व। तो ये चीज़ है। देखिए ये देखने में तो बहुत सिंपल लग रहे हैं कि मैं लिख देता हूँ सब कुछ अच्छा होता है, पर ये बात ध्यान में रखो कि जब लिखें तो आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, और जो है वो अच्छे कंटेंट जो है वो आपकी पेज पर दिखना चाहिए, वो चीज़ मैटर करती है। दिमाग के अंदर भले ही कुछ भी हो, पर उसको एक प्रॉपर चैनल में लाना या उसको चैनलाइज करना पूरे थॉट प्रोसेस को बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, एक बहुत बड़ा टास्क है ये। तो मैं इसलिए बार बार आपको फिर से बोलूँगा कि टाइम वेस्ट मत करना, अच्छे से इन चीज़ों को पकड़ो, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको फिर परेशानी हो। क्योंकि जब आप 120 में आप आ जाएंगे तो फिर आपको ये रिग्रेट ज़रूर रहेगा कि जब आप 12,000 में से 120 में आ गए हैं, यानी कि जहाँ पर 1,000 बच्चे से कंपटीशन था वहाँ से छंट करके आप जब 6 से कंपटीशन था वहाँ पर आप बाहर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ें तंग तो करती ही है। ट्रांसलेशन इस फेज पे थी, जैसे ट्रांसलेशन एक पहरा था जिसे आपको ट्रांसलेट करना था, फिर उसके बाद ये हिंदी का पहरा था, इसको ट्रांसलेट करना था।
ये पेपर भी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बाकी हमने देखिए प्रीवियस ईयर में मैंने सिर्फ 50-55 लोगों को रखा था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, और उसमें से 11 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी जो है वो कोई रेगुलर है, कोई कॉन्टैक्ट पे है। ऐसा नहीं है कि हमने उनको कुछ किया है, उनकी अपनी मेहनत थी। कोई ग्रुप ज्वाइन करने से जो भी पेपर नहीं निकलते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। पर उन्होंने हार्ड वर्क किया और थोड़ी बहुत चीज़ों पे काम किया, और उसके बावजूद पेपर बहुत टफ होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का वो क्वालिफाई कर गए। तो ये उनका टोटली उनका हार्ड वर्क था। पर फिर भी एक गाइडेंस होना और एक सही जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है सही जगह या सही पते पर पहुंचने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। मैंने बहुत ही जेंटल रिमाइंडर आपको दे दिया है। कल आपके आंसर की आ जाएगी, आज नहीं आई है, पता नहीं किसी कारणवश कुछ हो रहा है या कुछ अपडेटिंग चली हो, तो वो बात अलग है। बाकी कल तक तो आ ही जाएगी। तो आप मिला लेना अपना स्कोर। मैंने आंसर की के बारे में भी आपको बता दिया है, फैक्टर मैंने सारे बता दिए मुझे क्या लगता है। बाकी आप देखो आपने किस तरीके से अप्रोच करना है। थैंक यू।